नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद का बजट सत्र आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत। मिलेगी एनडीए सरकार की नीतियों की झलक। प्रधानमंत्री ने सदन चलाने में विपक्ष से मांगा सहयोग, कहा सुचारू कार्रवाई सभी दलों की जिम्मेदारी। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने को तैयार सरकार। नीतीश कुमार चौथी बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। 22 मंत्रियों ने ली शपथ। राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। बांग्लादेश में नाव दुर्घटना, पद्मा नदी में डूबने से 48 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी। 87वें ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा। पोलैंड की ईदा को विदेशी भाषा कैटेगरी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जेके सीमेंस को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार। सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र की। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों की झलक देखने को मिलेगी। देशवासियों के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर खासा उत्साह रहता है। इसमें एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं से जुड़ी संभावनाओं पर भी जोर होगा। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों से जुड़े मुद्दों को भी स्पष्ट करने की कोशिश होगी। आने वाले दिनों में सरकार का सामाजिक आर्थिक एजेंडा क्या होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके भी संकेत होंगे। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी नीतियां साफ होंगी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ विदेशी नीति पर सरकार के रुख को जानने में मदद मिलेगी। अध्यादेश लाने के हालात को लेकर भी सरकार का पक्ष रखने की कोशिश हो सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 24 और 25 फरवरी को चर्चा होगी। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को भरोसा दिया है कि उनके सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार को उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र के बाद लाए गए सभी अध्यादेशों को संसद से मंजूरी मिल जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी दलों के नेताओं से बजट सत्र के दौरान लाए जाने वाले वित्तीय, विधायी और दूसरे प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। The Prime Minister said, country and people are keenly watching proceedings in both the houses. PM also noted that it is the collective responsibility of all the political parties to make effective use of Parliament to help the common man meet his aspirations. हालांकि विपक्ष भूमि अधिग्रहण से जुड़े अध्यादेश पर केंद्र सरकार को घेरने की मूड में है। The issues and the laws and ordinances which will help the people of our country will definitely support. But at the same time, the ordinances so promulgated and the bills which are not for the good of the people, particularly for the farmers and for the downtrodden people of our country. So we are not going to support any such ordinance or bill. वो ऑर्डिनेंस तो सब गलत मानते ही हम, लेकिन ये तो हमारे देश का निवाला है, इस पर उन्होंने हाथ डाल दिया। और उनको जिस तरह से बहुमत मिलने के बाद ये जिस तरह उनके खेतों को छीनना चाहता है, इसकी लड़ाई जो है उनने कल्पना भी नहीं की वैसी लड़ाई होगी। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि सभी अध्यादेशों को संसद की मंजूरी मिल जाएगी। भूमि अधिग्रहण से जुड़े अध्यादेश पर विपक्ष के ऐतराज को दूर करने के लिए सरकार ने अपने रुख को साफ करने की कोशिश की। The minister concerned has held extensive consultations with various stakeholders including the states. On states cutting across political differences, many of them wanted changes to enable quick acquisition of land. Informed the honorable members, the government will address the issues raised by the opposition during the discussion on ordinances being converted into bills. विपक्षी दलों ने कई दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का संकेत दिया है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, व्यापक घोटाला,
चर्च पर हमले और मंत्रालयों में जासूसी प्रकरण जैसे मसले खास तौर पर संसद में उठाए जाने की उम्मीद है। इन सब के बीच सदन की कार्यवाही में मुख्य विपक्षी पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। सरकार ने विपक्ष की तरफ एक ऐसे समय पर हाथ बढ़ाया है जब भूमि अधिग्रहण कानून पर अध्यादेश को लेकर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बढ़ रही दूरियों के चलते बजट सत्र के दौरान सरकार की राह आसान नहीं लगती। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सदन की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चले, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। पार्टी लाइन से हटते हुए तमाम सांसदों ने बजट सत्र के दौरान बहस और चर्चा पर फोकस करने की सलाह दी है। नेताओं ने संसद में पेपर के इस्तेमाल में कमी लाने के स्पीकर के फैसले का भी स्वागत किया। कई ऐसे मंत्रालय भी डिस्कशन के रह जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में चर्चा कैसी हो इस पर हमारा ध्यान जाए। ये जो एक बात है इसको मैं पॉजिटिवली लेती हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ये सबका रुख था और उसके अनुसार ही काम करेंगे कि पार्लियामेंट को पेपरलेस तो बनाने में अभी देर लगेगी, लेकिन लेस पेपर कैसे किया जा सकता है, ज्यादा कागजों का बंटना कैसे कम हो, इस बात पर सभी लोग सहमत थे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है। आज से शुरू होने वाला सत्र 8 मई तक चलेगा। बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च और दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेगा। पहले चरण में 20 कार्य दिवस और दूसरे चरण में 13 कार्य दिवस होंगे। दोनों चरणों के बीच के उन दिनों में जब संसद की बैठक नहीं होगी, स्थायी समितियां विभागों और मंत्रालयों की अनुदान मांगों की विस्तार से जांच करेंगी। 26 फरवरी को रेल बजट, 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के प्रस्तावित 44 विषयों की सरकारी कार्यसूची में वित्तीय, विधायी और गैर विधायी विषय शामिल हैं। वहीं आज से नवगठित दिल्ली विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। छठी विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और उपराज्यपाल राजीव जंग का अभिभाषण होगा। पहले दिन सदस्यों का शपथ ग्रहण होने के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा और वहीं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यक्रम और प्राथमिकताओं की झलक मिलेगी। 70 सदस्य विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 67 जबकि बीजेपी के 3 विधायक हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ। समाजसेवी अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आज से एक बार फिर अनशन करेंगे। वो केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए संशोधन का विरोध कर रहे हैं। 2 दिन अन्ना हजारे हजारों किसानों की मौजूदगी में उनके हक के लिए धरना देंगे। अन्ना के आंदोलन में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इस मौके पर 3 महिलाओं समेत 22 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। चौथी बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को 16 मार्च तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। बिहार में राजनीतिक संकट सुलझने के बाद नीतीश कुमार ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ 22 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में फिलहाल सहयोगी दल से किसी को भी जगह नहीं मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में कई राजनीतिक दिग्गज भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए वो केंद्र सरकार के साथ बिना किसी दुर्भावना के मिलकर काम करेंगे। मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा काम उन्हीं प्राथमिकताओं को के आधार पर
और जो पहले से हमारा रोड मैप बना हुआ है बिहार के विकास का, उस पर हम काम करते जाएंगे। हम केंद्र सरकार से भी अपेक्षा करेंगे कि बिहार को उसका वाजिब हक मिले और बिहार को केंद्र का भी सहयोग मिले। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 20 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें 16 मार्च तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन एक हफ्ते के भीतर सरकार बना सकते हैं। इसका औपचारिक ऐलान पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद हो सकता है। दोनों नेताओं की जल्द मुलाकात होगी। दोनों दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी जल्दी रजामंदी की उम्मीद है। इस बारे में भी इसी हफ्ते खुलासा हो जाएगा। पिछले साल 23 दिसंबर को आए विधानसभा चुनाव के परिणाम में किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाया। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज गायब करके कंपनियों को बेचने के मामले में ऊर्जा कंपनियों के कई बड़े अधिकारियों से आज पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ गोपनीय दस्तावेज खरीदने के सबूत मिलने पर उन्हें हिरासत में भी ले सकती है। जासूसी मामले में पुलिस सभी 12 आरोपियों के पास से जितने दस्तावेज बरामद फिलहाल कर चुकी है, उन सभी की बारीकी से जांच की जा रही है। इस काम में मंत्रालय के अधिकारियों से सहायता ली जा रही है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ की गई है और यह अवधि सोमवार को खत्म हो रही है। सुबह 9 बजे में खबरें लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। लोकतंत्र को बनाने में, लोकतंत्र को संवर्धित करने में, लोकतंत्र को सुधारते रहने में ये बहुत बड़ा काम। महामहिम राज्यपाल में इस बार गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हो या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। साल दर साल देश ने देखा पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, 18 विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव, शानदार और निष्पक्ष कवरेज। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को बधाई दी और उन्हें बिना किसी तनाव की परीक्षा देने की सलाह दी। रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छात्रों को बुलंद हौसलों के साथ परीक्षा में बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर रेडियो पर मन की बात की। इस बार उन्होंने बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे स्कूली छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा अपनी क्षमता पहचानने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री ने छात्रों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए स्कूलों में हर साल 2 बार परीक्षा उत्सव मनाने की सलाह दी। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से कहना चाहता हूं, स्कूल के मित्रों को कहना चाहता हूं, क्या हम साल में 2 बार हर टर्म में 1 वीक का परीक्षा उत्सव नहीं मना सकते हैं, जिसमें परीक्षा पर व्यंग्य काव्यों का कवि सम्मेलन हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता है परीक्षा पर कार्टून स्पर्धा हो,
ये परीक्षा का हाउ अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा और उसके नतीजों को लेकर ज्यादा तनाव ना पालने की सलाह दी और मौज मस्ती से परीक्षा देने की बात कही। मन की बात पर छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। नरेंद्र मोदी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे उन्होंने बोला कि परीक्षा खुद से करो। मेरे दोस्त हमेशा मुझे कहते हैं कि तुझे कितने मार्क्स मिले, मुझे कितने मार्क्स मिले, तो तुझे मार्क्स क्या है, मुझे मार्क्स क्या है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ किया। उनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि हमें लोड नहीं लेना चाहिए। इतनी सारी एग्जाम गई तो भी हमने इजीली देनी सबके एग्जाम। मन में भी स्ट्रेस एग्जाम का जो फीवर हमने बनाया है, ये बच्चों के मन में नहीं था, ये हमने ही बनाया है। तो अब मैं उसको इस हद तक नहीं बनाऊंगी कि मेरे बच्चे 10th तक आते आते उनको ये स्ट्रेस और बढ़ जाए। नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को छात्रों के मन में परीक्षा का डर नहीं पैदा करने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों की आपस में तुलना करने से बचने की नसीहत भी दी और छात्रों से अपना मार्गदर्शक खुद बनने और अपने आप को कसौटी पर कसने को कहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अलग अलग विषयों पर कई बार रेडियो के जरिए लोगों से मन की बात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के निर्भया कांड को लोग अब भी नहीं भूले हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद भी राजधानी में महिला सुरक्षा के हालात जस के तस हैं। हालांकि निर्भया का पीड़ित परिवार जिस शिद्दत से अपनी जंग जारी रखे हुए है, उससे दूसरे पीड़ितों को जरूर मदद मिल रही है। 16 दिसंबर 2012 की रात का वो हादसा आज भी दिल दहला कर रख देता है, जब दक्षिणी दिल्ली में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई। इस घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सरकारी प्रयास उतने कारगर नहीं दिखे, लेकिन हादसे की शिकार दूसरी महिलाओं की जिंदगी बदलने के लिए निर्भया के परिवार का अपने स्तर पर आगे आना वाकई काबिल तारीफ है। अब ऐसे चीजें नहीं होगी, चाहे बहुत लोगों ने कहा, बहुत कानून बदले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन देखते 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 2 साल बीत गया, 1 साल बीत गया। मैं अपने आप से लड़ती रही, आए दिन केस होती रहती है। तो हमारे मन में आया कि हम अकेले घर में बैठ के रोते रहेंगे तो इतना बड़ा गुनाह सह के घर में बैठ के रोते रहना, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। निर्भया ज्योति ट्रस्ट पीड़ित परिवार की जिंदा दिली और साहस की एक मिसाल बनकर आज हमारे सामने है। निर्भया के माता पिता की पहल से दिल्ली के द्वारका में स्थापित किया गया एनजीओ हिंसा पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए काम करने में जी जान से जुटी है। 12 लोगों के समूह से चल रहे इस ट्रस्ट में भारत सरकार के निर्भया फंड का कोई योगदान नहीं है। जब निर्भया केस हुआ तो हम सारा यूथ जो था वो सड़कों पर था और न्याय की मांग कर रहा था और सब में बहुत आक्रोश था। तो मैं भी उनमें से एक थी जिन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, जेल गए, ये सब हमने भी सहा। और फिर हमने कुछ देर के बाद सोचा कि इन सब से निकलकर हमें सच में इस कॉज के लिए कुछ करना चाहिए। सबके दिमाग में रहती है कि निर्भया फंड जो है 2000 करोड़ का फंड था जो सरकार ने बनाया निर्भया केस के बाद। तो लोगों के अंदर ये रहता है कि जब निर्भया ज्योति ट्रस्ट की बात आती है तो वो सीधे कहते हैं कि इनको तो 2000 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि वो निर्भया फंड गवर्नमेंट का अपना फंड था, अब फंड है, उससे हमारे ट्रस्ट का कोई लिंक नहीं है। बेटी की मौत के बाद निर्भया के माता पिता पीड़ित की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। इस ट्रस्ट का मकसद ऐसी वारदातों को सामने लाकर न्याय दिलाना है। आप तो जानते ही हैं कि निर्भया के साथ भी ऐसा हुआ था, तो एक न्याय की ऐसी बात है जो उनके साथ भी अभी तक नहीं हुआ और इसीलिए उनके साथ हमें जोड़ा गया है कि हमें भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन करीब 5 महिलाएं बलात्कार और 10 छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। 2013 के मुकाबले 2014 में महिलाओं के साथ अपराध की घटना में 31% का इजाफा हुआ। ऐसी वारदातें पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। 2013 में सरकार ने औरतों की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का गठन किया था। 2000 करोड़ के इस फंड से अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। निर्भया ज्योति ट्रस्ट निर्भया के माता पिता का एक प्रयास है जिसमें सरकार के जुड़ जाने से इस ट्रस्ट को एक नई दिशा मिलेगी। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
बात स्वाइन फ्लू के कहर की। देश में स्वाइन फ्लू से 38 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस रोग से मरने वालों की संख्या 812 हो गई है और इससे पीड़ित लोगों का आंकड़ा अब 13,000 तक पहुंच चुका है। और लगातार चली कोशिशों के बाद इराक में बंधक बनाए गए 39 में से 27 भारतीय रविवार शाम स्वदेश लौट आए। सरकार ने कहा है कि बाकी बचे भारतीयों को भी रिहा कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पिछले 1 साल से इराक में फंसे ये कामगार जैसे ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, अपने वतन लौटने की खुशी उनके चेहरों पर साफ नजर आई। पिछले साल जून में 39 कामगारों को युद्ध प्रभावित क्षेत्र में बंधक बना लिया गया था। वो तो कंपनी की प्रॉब्लम था सर, वो सैलरी नहीं देते टाइम पे, काम नहीं करोगे तो मारेंगे पीटेंगे, इसलिए यही प्रॉब्लम था। उन्होंने हमको निकाला, 2 साल हो गया उधर ही थे, अभी आए आज सर। इन कामगारों को रिहा करने के लिए सरकार पिछले कई महीनों से इराक पर दबाव बनाए हुई थी। संबंधित पक्षों से लगातार बातचीत होती रही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रही थी। शनिवार को विदेश मंत्री ने कामगारों के परिजनों से भी मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि जल्दी उनके बच्चे घर लौट आएंगे। इससे पहले लगातार यह समंजस बना हुआ था कि बंधक बनाए गए ये लोग जीवित भी हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अगवा किए गए भारतीय पादरी एलेक्सिस प्रेम कुमार को रिहा कर दिया गया है। एलेक्सिस प्रेम कुमार तमिलनाडु से हैं और पिछले साल जून में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के एक गांव में उस समय उनका अपहरण कर लिया गया था, जब वो शरणार्थियों के लिए चलाए जा रहे एक स्कूल में गए थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके एलेक्सिस प्रेम कुमार की रिहाई की सूचना दी। फादर एलेक्सिस एक शैक्षिक परोपकार संस्था जेसुइट रिफ्यूजी सर्विस यानी JRS के अफगानिस्तान निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे और वहां 3 साल से ज्यादा समय से कार्यरत थे। अपनी रिहाई पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। Because of me, I'm alive here. He has really got me here. Not only that, he talked to me over the phone when I was in the Kabul airport. When he was talking, I felt that the whole India is welcoming me. When the Prime Minister is personally taking interest and talking to me, I felt really grateful. उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में पद्मा नदी में यात्रियों से भरी एक नौका के नदी में डूब जाने से कम 48 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। किलोमीटर दूर हुआ। क्षमता से अधिक लोगों को लेकर जा रही यह नौका एक मालवाहक पोत से टकराने के बाद डूब गई। नाव में करीब 200 लोग सवार थे। मानिकगंज और राजबाड़ी के बीच बचाव अभियान अब भी जारी है। माना जा रहा है कि कई लोग कैबिन में फंसे हो सकते हैं। মেঘনার মোহনায় এই জাহাজটা যাচ্ছিল, তখন পাশে আরেকটা কার্গো জাহাজ প্রবল বেগে এসে এই জায়গায় ধাক্কা দিয়ে এই জাহাজটাকে উল্টে ফেলে। আমরা এই পর্যন্ত 50-60 জন যাত্রী তীরে সাঁতরে উঠছে এবং সাথে কার্গো জাহাজও ছিল। জাহাজটা দিয়ে আমরা উদ্ধার স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করছে। এখন ফায়ার ব্রিগেড, ডুবুরি, BIWTA, কোস্টগার্ড সবাই চেষ্টা করে উদ্ধার চলছে। এই পর্যন্ত 13টা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। शुरुआती जांच के बाद मालवाहक जहाज के चालक दल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकार, आग बुझाने वालों और पुलिस कर्मियों का एक दल डूबी हुई नौका को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश का जल परिवहन कई हादसों का शिकार हुआ है। हाल ही में 13 फरवरी को दक्षिण बांग्लादेश में एक नाव के डूबने से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मालदीव की पुलिस ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को नशीद के साथ उनकी पार्टी के अध्यक्ष अली वहीद को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी 2012 के मामले में की गई है। उस वक्त नशीद ने राष्ट्रपति के तौर पर आपराधिक मामलों की अदालत के न्यायाधीश को हिरासत में लिए जाने का आदेश दिया था। नशीद को आतंकवाद रोधी कानून के तहत आरोपी बनाया गया है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि इस कानून के तहत नशीद को आरोपी क्यों बनाया गया है। नशीद ने फरवरी 2012 में कई हफ्तों के प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। रविवार से ही अदालत में संबंधित मामले की सुनवाई हो रही है। इस घटना के बाद राजधानी माले में तनाव बढ़ गया है। नशीद के सैकड़ों समर्थक उनके निवास के बाहर जमा हो गए हैं। बात करते हैं वर्ल्ड कप की। भारत का विश्व कप में जीत का सिलसिला जारी है। रविवार को भारतीय टीम ने मेलबर्न में शानदार खेल दिखाते हुए दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत हासिल की। भारत ने मुकाबला 130 रन से जीत लिया।
विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के ऊपर भारत की पहली जीत है। 137 रन की शानदार पारी खेलने वाले शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस जीत के साथ ही भारत का विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में खेलना पक्का हो गया है। रविंद्र जडेजा ने जैसे ही इमरान ताहिर को अपनी फिरकी में फंसाया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने विश्व कप में पहली बार दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत के लिए 23 साल पुराना इंतजार खत्म कर दिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय खिलाड़ियों ने बल्ले का जौहर दिखाते हुए 50 ओवर में 307 रन का विशाल स्कोर बना डाला। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बिना खाता खोले रन आउट हो गए। इसके बाद शिखर धवन और कोहली ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 127 रन की साझेदारी हुई। कोहली 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद धवन का साथ देने आए अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की नुमाइश की। रहाणे ने 60 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 79 रन का योगदान दिया। दूसरे छोर पर भारतीय पारी को मजबूती देते हुए धवन ने शतक पूरा किया। आउट होने से पहले धवन ने 16 चौके और 2 छक्के की मदद से 137 रन की बेमिसाल पारी खेली। Getting 300 runs was fantastic. It was definitely a par plus score on this wicket. And when we turned up with the ball, I think we bowled in the right areas and we made it tough for the opposition to score. 308 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज डिकॉक के जल्दी आउट होने के बाद भारत की धारदार गेंदबाजी के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज नहीं टिक पाए। अफ्रीकी टीम महज 177 रन बनाकर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के फॉर्म में चल रहे कप्तान डिविलियर्स और मिलर रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। भारत की तरफ से अश्विन ने 3, मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट, जबकि जडेजा को 1 विकेट मिला। Run-outs absolutely unacceptable in the top 6. Just can't afford those kind of things. Other than that, we were just outplayed today. वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी और 7वें शतक के लिए धवन को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इस विश्व कप में भारतीय टीम की ये लगातार दूसरी जीत है। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी थी। अब भारत का अगला मैच पर्थ में 28 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात से है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब से कुछ ही देर पहले लॉस एंजलिस में 87वें ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अभी ये समारोह जारी है। जेके सीमंस को फिल्म विप्लस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला है। बॉयहुड के लिए पेट्रिका आर्क्यूडे को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वहीं विदेशी भाषा की कैटेगरी में पोलैंड के ईदा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। ईदा का मुकाबला रूस की लेवियातन, एस्तोनिया की तानगेरिन्स और अर्जेंटीना की वाइल्ड टेल्स से था। भारत की लास्ट डाइस विदेशी भाषा सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। भारत की जल और कोचिडियान को भी स्वतंत्र रूप से ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन वो अंतिम दौर में जगह नहीं बना पाए। भारतीय सिनेमा की दिलशोक अभिनेत्री मुमताज बेगल दहलवी यानी मधुबाला की आज पुण्यतिथि है। मधुबाला ने 1942 में बतौर बाल कलाकार बेबी मुमताज के नाम से फिल्म बसंत से अपने करियर की शुरुआत की। बसंत को देखने के बाद उस समय की सुपरस्टार देविका रानी ने उन्हें नाम दिया मधुबाला। इसके बाद तो मधुबाला ने मुड़कर नहीं देखा। बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले महल जैसी शानदार फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसी कई हिट फिल्में दी। हावड़ा ब्रिज में क्लब डांसर की उनकी भूमिका आज भी लोगों के जहन में बसी है। इस दिलकश अदाकारा को एक संगीतमय श्रद्धांजलि। बैठिए जान जा शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान। अच्छा जिम्मेदारी चलो मान जाओ ना। देखी
मेरी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं रे पल घट पे मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आहे भरना क्या। और अब आखिर में हेडलाइंस। संसद का बजट सत्र आज से, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत, दिखेगी एनडीए सरकार की नीतियों की झलक। प्रधानमंत्री ने सदन चलाने में विपक्ष से मांगा सहयोग, कहा सुचारू कार्रवाई सभी दलों की जिम्मेदारी, भूमि अधिग्रहण से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने को तैयार सरकार। नीतीश कुमार चौथी बार बने बिहार के मुख्यमंत्री, 22 मंत्रियों ने ली शपथ, राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। बांग्लादेश में नाव दुर्घटना, पद्मा नदी में डूबने से 48 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी। 87वें ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा, पोलैंड की ईदा को विदेशी भाषा कैटेगरी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जेके सीमेंस को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार।